मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में पर्यावरण की शीर्ष संस्था टेरी द्वारा वन्य जीव और मानव संघर्षों को रोकने के लिए नीति निर्धारकों, आम जनता, वन्य जीव विभाग, राज्य और केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय का जो सुझाव दिया था, सुझाव देती रही है, उसमें अभी तक मंत्रालय ने क्या किया? और जो उत्तराखंड, हिमाचल सहित जो हिमालयी बेल्ट के सघन वन क्षेत्र हैं, वहां से आम आदमी परेशान होकर के बुरी तरह पलायन कर रहा है, खेती नष्ट हो रही है और वन्य जंतु घर के अंदर घुस करके बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और वो मिलता भी नहीं तो उसका मुआवजा तक नहीं मिलता। तो क्या फसल परिवर्तन की दिशा में कोई नीति बनाई है? और उनको मुआवजा देने के लिए उन क्षेत्रों में जो नीति बनाई है तो वो क्या है, और नहीं बनाई है तो कब तक बनाई जाएगी? मुआवजा देने की नीति स्पष्ट है। फिर भी अगर कोई विशेष केस किसी भी राज्य सरकार के अंदर ध्यान में लाया जाता है और अगर केंद्र सरकार के ध्यान में लाया जाएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो उचित कंपनसेशन है वह सब दिया जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात निश्चित है कि कई प्रकार के प्रशिक्षण, कई प्रकार के कार्यक्रम, कई प्रकार के सेंसिटाइजेशंस की योजनाएं वन विभाग और एनिमल जो विषय है उसके अंदर की जाती है। इसको हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पशुओं के द्वारा किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होगा या उसकी खेती खत्म होगी तो सबसे पहला उसका विरोधी खड़ा हो जाता है वो वन के पास का किसान। और फिर हम कितनी भी कोशिश करेंगे तो वो उसे नहीं छोड़ेगा और वो उसके लिए प्रयत्न करता रहता है। इसलिए आसपास के सारे किसानों को हम सेंसिटाइज करते हैं, हम उसके लिए राज्य सरकारों को गाइडलाइन देते हैं, एडवाइजरी देते हैं, फंड भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि यह सेंसिटाइजेशन का कार्यक्रम चले और ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो। लेकिन फिर भी अगर कोई विशेष बात ध्यान में आती है और ध्यान में दिलवाई जाएगी तो उसका मैं पूरी तत्परता से पालन करूंगा। वैजयंत पांडा जी। Thank you, madam. Madam, there are two kinds of problems here. One is crop loss, which has been talked about. The other point also my honorable colleague from Karnataka mentioned, human life. Madam, in my constituency in Kendrapada, which is on the east coast of India, every year there are dozens of attacks by animals on human beings, many of which lead to deaths. We have deaths being caused by crocodiles, we have deaths being caused by wild boar, and some of these are classified as farmer animal conflict or human animal conflict. That is not the only problem. The bigger problem is that the natural balance in nature has been lost because many predators like cheetahs and tigers have been poached and killed. So that balance is not being maintained. The Honorable Minister just said that the rules permit farmers to chase away these animals with sticks and that they will not be held liable if an animal is inadvertently killed in the process. I would like to bring to the Honorable Minister's attention that the local forest officials are not aware of this, sir. Sir, every year I deal with nearly a dozen cases and more than half a dozen deaths of my constituents, and they are very clear that the farmers have no right to chase after the wild boar. This needs to be clarified further. I would request the Honorable Minister to please issue a new letter to all local forest officials throughout the country so that they are aware of this ruling. Otherwise, this problem continues, and I would seek an assurance from the Minister to clarify this to his officials throughout the country. ऐसे इस प्रकार की एडवाइजरी और पत्र सभी राज्यों को राज्य के माध्यम से सभी जिलों को दिया जा चुका है। फिर भी अगर आपको कोई विशेष बात ध्यान में लाई जाती है तो कृपया करके वो बताएं, तो हम वहाँ संबंधित जो अधिकारी हैं उसको राज्य के माध्यम से सूचित करेंगे। और यहाँ मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो हानि होती है ये निश्चित ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लॉस सबसे बड़ा नुकसान है और इसलिए उसका जो कंपनसेशन है वो व्यक्ति के जाने पर 2 लाख रुपए है। अगर उसको बहुत गंभीर चोट पहुंचती है तो 2 लाख का 30% और इलाज उसके अंदर जुड़ा हुआ है और माइनर इंजरी में जो भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो उसमें जुड़ी हुई है। ये इस समय है, लेकिन इसके ऊपर आगे और भी सद्भावना से विचार करके किया जा सकता है। लेकिन फिर भी
मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई आपको ऐसा जिला लगता है जिस जिले के अंदर अभी वहां का फॉरेस्ट ऑफिसर इसको नहीं मान रहा है, और विशेष करके जो एडवाइजरी मैंने 4 प्रकार के हिंसक नहीं कहना चाहिए लेकिन हिंसक बन चुके नीलगाय, सुअर और विशेष प्रजाति के बंदर, इन तीनों के संबंध में जिन राज्यों ने आवेदन किया था उनको हमने उन्हें शेड्यूल 3 से शेड्यूल 5 के अंदर रख दिया है। अगर राज्य के किसी जिले को इसकी जानकारी नहीं है तो कृपया मुझे सूचित करें, तत्काल मैं उन्हें उसके लिए सन्नद्ध करूंगा। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप इससे समझ लो संघर्ष बड़ा कठिन है और सद्भावना पूर्वक आप एक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 श्री चंद्र प्रकाश जोशी। क्वेश्चन नंबर 23। यस मिनिस्टर। Statement is laid on the table of the House. यस। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। साइबर क्राइम से संबंधित चूंकि पिछले कई वर्षों से देश में यह अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंसान अपनी गाड़ी कमाई इकट्ठा करता है, कोई नक्सलाइट एरिया से फोन आता है और एटीएम से ऑनलाइन कोड से उसका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। कई पोस्ट ऐसे डाले जाते हैं जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। भारत माता के टुकड़े करने वाली बातें आती, वीडियो वायरल होते हैं और पिछले कई वर्षों से अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या किसी विदेशी देश के साथ ऐसा साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऐसा कोई तंत्र विकसित किया गया है? और ऐसे जो बहुत बड़े अपराध हैं इनको रोकने के लिए जो इस देश की एकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या बहुत कड़े प्रावधान बनाए गए हैं? और बनाए गए तो ऐसे इस प्रावधान में कितने लोगों को अभी तक सजा मिली? अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या समझौता और बाकी देशों के साथ इसमें क्या कदम उठाए हैं, और दूसरा तो हमारा जो देश में आज के हालत में साइबर क्राइम जो है वो एक बहुत व्यापक रूप से चुनौती बन चुका है, वो सबका मालूम है क्योंकि सबके हर रोज़ के ज़िंदगी में इसका प्रभाव है। इसलिए ये एक इवॉल्विंग मामला है जिसको हमको समय समय में देखना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। मैंने जो लिखित रूप में ब्यौरा दिया है उसमें डिटेल बताया गया। पिछले 3 साल में हमने साइबर क्राइम्स को रिलेटेड कितना क्रैकडाउन किया, कितना साइट को बंद किया और कितना एक्शन लिया, वो डिटेल दे चुका है, इसलिए वो मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जो इसमें इजाफा आपको देखने को मिलेगा वो खास करके सरकार की तरफ से तो कदम उठाते हैं। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी तक का स्तर का होम मिनिस्ट्री से लॉ मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और लॉ एंड जस्टिस सब मिला करके हमारे यहाँ कमेटी बना हुआ है, उसके तहत कार्रवाई करता है, उसका एक प्रक्रिया है। दूसरा, तब कोर्ट जब कहता है, कोई मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट का निर्देशन पर हमने काफ़ी कार्रवाई उठाया है, उसका भी ब्यौरा मैंने दिया हुआ है जो काफ़ी विस्तृत में हमने लिखित रूप में दिया हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री। मंत्री महोदय, निश्चित रूप से आपने लिखित में जवाब दिया, लेकिन फिर भी आज कई लोग देश में ऐसे हैं जो 35% लोग ही इसमें अपना अपराध दर्ज करा पाते हैं। कई लोगों की इसकी जानकारी भी नहीं है और महिलाओं पर तो इस प्रकार का चाहे साइबर स्पाइंग हो, साइबर पोर्नोग्राफी हो, चाहे साइबर बुलिंग हो, वो इस प्रकार का अपराध होता है कि वो केस अपना दर्ज कराएं, आईपी एड्रेस पता करने में कई समय लग जाता है। तो इस प्रकार के अपराधी जो बहुत शातिर किस्म के होते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई हो, उनको कठोर सजा मिले और ऐसे अपराध फिर नहीं हो। इस पे अब चूंकि सरकार ने बहुत सारे इसके इंतजाम किए हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के अपराध महिला, स्पेशली महिलाओं के ऊपर, उनको अपराध को रोकने के लिए आपने क्या विशेष इंतजाम किए हैं? अब नहीं अध्यक्ष जी, बच्चे और महिलाओं के लिए तो खास ध्यान देता ही है और देना भी चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना है उसमें प्रोविजन सेक्शन जो 69A में प्यूनिटिव एक्शन को डिस्क्राइब किया गया है, उसका मुताबिक हम लोग कार्रवाई करते हैं। और 65 से 68 के बीच में कितने साल का कैसे प्रावधान है वो भी लिखित रूप में मैंने उसको जानकारी दिया है, और अगर सदस्य को चाहता है तो मैं उसको भी अलग से जानकारी दे सकता हूं। और इसमें ऑनलाइन मैडम जो कुछ नेचर ऑफ ऑफेंसेस, उसमें जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये बड़ा एक मुद्दा है, और ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड्स, साथ साथ में जैसे साइबर स्टॉकिंग होते हैं
और इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट, ईमेल स्पैम वगैरह, फिशिंग वगैरह वो तो होते ही हैं और भी बहुत सा कारण हैं, लेकिन खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए खास करके हमने ध्यान दिया गया है। और जो हमारा प्रावधान के साथ साथ आईटी एक्ट में है उसके साथ साथ जो बच्चों के लिए अलग से कानून बनाया था, जो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, उसमें भी प्रावधान है। दोनों को मिला करके अगर खास करके बच्चों के संदर्भ में कोई मामला आता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसमें उठाया जाता है। श्री विष्णु दयाल राम। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए विस्तृत उत्तर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण गोपनीयता है, व्यक्तिगत गोपनीयता है, यानी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि हम आज के दिन में वैसे व्यक्तियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल नहीं कर पाते हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां ऐसी हैं जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन की बात करती हैं, उसकी गारंटी देती हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन एजेंसीज को, जिन पुलिस तंत्र के लोगों से ये जवाबदेही दी गई है कि वे साइबर क्राइम को डिटेक्ट करें, उसको प्रिवेंट करें और वैसे व्यक्तियों को विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये एजेंसीज और राज्य पुलिस के जो तंत्र हैं वे इस कार्य के लिए पूरी तरह सक्षम हैं? क्या उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया गया है? उनके पास सफिशिएंट मैन पावर है, मशीन्स है, मैकेनिज्म है? और यदि नहीं है तो पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है और कब तक पूरे सिस्टम को रिवैम्प करेगी? अध्यक्ष महोदय जी, जो माननीय सदस्य जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो क्योंकि पूर्व पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं और इसने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। खास करके हमने जो भारत सरकार का तरफ से जो कदम उठाया, मैं उसको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे पास इस समय काफ़ी चुनौतियां हैं। खास करके जो ऑफिसर्स जिसको साइबर सिक्योरिटी के मामले में जानकारी का बहुत कमी का अभाव है, इसके लिए हमने जो कदम उठाया, इसमें जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मजबूत करने के लिए 90,000 पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से हमने ट्रेन करने का प्रक्रिया शुरू किया है। इसके अलावा 15,000 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, क्योंकि कोर्ट में जाते हैं तो उसको जानकारी होना चाहिए इस मामले को, इसके लिए। और इसके अतिरिक्त 15,000 जुडिशियल ऑफिसर्स, क्योंकि कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इसका संज्ञान में और मामला का जानकारी रहना बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैडम 36 साइबर क्राइम्स ट्रेनिंग सेंटर हमने एडवांस साइबर क्राइम को ट्रैक करने के लिए खोला गया है और उसके लिए 2000 स्पेशल ऑफिसर्स को 6 महीने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमने तैयार किया है। और उसके अलावा 500 ऑफिसर्स को 1 साल डिप्लोमा का अलग से कार्यक्रम तैयार किया है और 100 ऑफिसर्स फॉर एमटेक प्रोग्राम, हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के लिए हमने काम किया है। उसके अतिरिक्त जो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज है हिंदुस्तान में, सबको संपर्क में रखते हुए हमने काम शुरू किया। इसलिए कि मैडम आज जितना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेररिज्म का थ्रेट है, खास करके जो अलकायदा है, तालिबान है, ISIS और अल शबाब, बोको हराम, हिजबुल मुजाहिदीन, इन्होंने जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का माध्यम से रिक्रूटमेंट करने का जो प्रयास किया है, उसको हिंदुस्तान को अगर निपटना है तो हमने जो कदम उठाया वो हम समझते हैं कि वो हम बहुत इफेक्टिवली इसको डील करेंगे। आगे भी जो जरूरतें काम है वो हम और भी उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। KC वेणुगोपाल जी प्रश्न पूछना चाहिए। Malicious campaigns are going on social media nowadays, madam. Actually, that is dividing the country. That is creating the communal hatred in the country. When we see the social media, people are dividing both sides. Whenever a terror attack is happening, somebody is criticizing on religion basis. This is creating
communal hatred and dividing the country. Yes. What action has been taken by the government in this regard? Because of these things are happening recently. Therefore, whether the government is going to stop this malicious campaign of social media to divide the country, to divide the people of India. Madam, I agree and admit to the fact that there are many campaigns in the platform of social media being used to create and fan communal tension or many other issues which would disturb the peaceful coexistence and harmonious situation in our society. And we have effective mechanism in place. And we have an Indian Computer Emergency Response Team who looks into this matter, and they report to the coordinator group which I mentioned earlier. And we have crisis management plan also which deals with that kind of situation which erupts needs to be cracked at the initial stage. Besides that, to sensitize the whole system, we conduct the cyber mock drill also, and so that we come to know, update ourselves from time to time what are the challenges beforehand. And then, Madam, to upgrade our system further, for the proactive, preventive and protective measures we have adopted. Please, I'm coming not to like this. Yes, coming. yes. And then National Cyber Coordination Center has been created. And the figures which Honorable Member Venugopalji wanted to know is, I have already submitted all the thing in the written statement, probably which you might not have read it. There is most of the crackdown has come through the court order. On our own, we have given you a figure for last 3 years, and if you see 13 number and 12 number for 2013 and 14. And the figure has jumped in 2015, primarily because we have everything in place and we could act. And there was the Dadri incident and some incident happened, due to which the incident was used to create tension. That is why we had to crack down on many websites and many portals. That is why the figure has jumped. And we have various mechanisms we have explained earlier also, and government is very sensitive about the whole social media being used, and the cyber crime is a real threat for any civilized society today in the world. This is a reality, and we are ready to face and deal with that. Sudeep ji, a short question, please. Yes. 12 बजे. Madam, if cyber crime is a very fantastic Yes. crisis, but the question of conviction is at its lowest stage. I will go through the papers circulated by the minister, that here has been cases charge sheeted, cases convicted and person arrested. I give you the details. In 2013, 9,322 cases were registered, but the conviction is 0. 2014, case registered and persons arrested is 5,643 and conviction is 65 only. In 2015, persons arrested 8,044, conviction only 224. So what it reflects from this reply, that cyber crimes, persons are being arrested, they are being prosecuted, but somewhere there are some deficiencies that they are not being convicted. So whether government can initiate the process through major steps by which those who are genuinely arrested and prosecuted, they can be convicted at the earliest possible time, and government should make an all-over investigation on the whole process. Yes. Madam, Honorable Member is right. In the initial stage, when the cases started coming before the government, the cases were registered in large numbers and the conviction rate has been slow, primarily because of the reasons which I have cited earlier, that we don't have the trained manpower all over the country. That is why the series of steps which I have mentioned earlier, we have taken to that. And moreover, when it goes to court, it's a very complex, legal complex matter. And it is very, very difficult to say on my part that why the cases are not being convicted by the court. That is why we have made provisions so that
the process of sensitization should start from the police officers, prosecuting officers to the law officers, so that the conviction rate can be high. And moreover, many cases are not being reported. And you know, we have limitation also to go to the core of the issues when there is a cyber crime. It is such a complicated and very difficult situation, and to deal with that, I'm very sure, and to inform this House that those steps which we have taken, it's a massive steps we have initiated, will definitely embolden our capacity, and we should be able to deal with the challenges. Thank you. राजेश जी, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ हो तो पूछो, समय हो क्या? अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया नाम के जो बाघ हैं वो हमारे घर में प्रवेश कर चुका है। माननीय मंत्री महोदय से हम जानना चाहेंगे कि जो बाघ प्रवेश कर चुका है, या तो हम उसको ट्रेन करें या तो हमको खाएगा। आप बोलो। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगा कि कोई आदर्श की स्थापना के लिए हम कोई देश की स्थिति नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि घटना के बाद हम कार्रवाई करते हैं, घटना के पहले आप किसी तरह ऐसी कोई व्यवस्था या आप कोई ऐसी कार्रवाई, जैसे सोशल मीडिया पर पत्रकार बैठ जाते हैं, कुछ नेता बैठ जाते हैं और लगातार दिन भर जो डिबेट चलता रहता है नेता और पत्रकारों के बीच में, जिससे जो समाज के जो निचले तबके के बच्चे हैं, यूथ हैं, उसमें जो क्योस पैदा होता है, जिसके कारण घटना घटती है, कोई एक घटना नहीं कई घटना। क्या आप इस तरह को रोकने के लिए कोई प्रयास आप कर रहे हैं, या आपकी कोई ट्रेनिंग है जिससे सोशल मीडिया पर लगाम लगाया जा सके? मैं आपसे जानना चाहता हूं। बिल्कुल, मैंने जैसे आप माननीय सदस्य जी शायद मिस कर गए, मैंने कहा कि जो हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं और साथ साथ हम अलर्ट मैसेजेस भी भेजते हैं। जब हमारे जो स्पेशल टीम जितने बनाए गए हैं उसको जानकारी में कोई भी चीज आता है तो हम एडवांस में अलर्ट भी करते हैं कि ये सब होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स जो होते हैं कि ऐसा घटना ना हो, और होने की संभावना है तो उसको रोकने के लिए जितने कदम वो भी हम उठा रहे हैं। घटना होने के बाद वो तो है ही, लेकिन उसको रोकने के लिए भी व्यापक कदम हमने उठाए गए हैं। और उसमें कदम जो हम लोग जो इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें भी प्रावधान दिया है, मैंने आपको पहले भी उसका बता चुके हैं। मैं पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जैसा सारा सदन इस बात से चिंतित है कि साइबर क्राइम तेजी से इस देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में साइबर क्राइम की घटनाएं ये बढ़ रही हैं। जिस समय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी हम लोगों ने, उसके 6-7 महीने के अंदर ही इस साइबर क्राइम से को फॉर्मली डील करने के लिए कोई न कोई एक इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। इसलिए तुरंत मैंने एक डॉक्टर गुलशन राय की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2014 को एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया था, और उनकी रिपोर्ट अब हमको प्राप्त हो चुकी है। और उस रिपोर्ट के आधार पर साइबर क्राइम से फॉर्मली डील करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस दिशा में हम लोग इस समय काम कर रहे हैं। वैसे बहुत सारी कमियां हैं, हम यह दावा नहीं कर सकते कि इस समय हमारे पास जो सिस्टम है वह फुल प्रूफ है और हम साइबर क्राइम को पूरी तरह से रोक देंगे, इसका मैं दावा नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसी कई कमियां हैं और कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको उन कमियों को दूर करना है और सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और मैं ऐसा भी महसूस करता हूं कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का भी एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए, और साथ ही साथ जैसा हमारे राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बतलाया कि एक ट्रेंड साइबर प्रोफेशनल्स होने चाहिए। बट कुछ न कुछ अब काम हम लोगों ने इस दिशा में प्रारंभ कर दिया है। लोगों के अंदर अवेयरनेस भी पैदा करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी और रिसर्च की भी कमी है, उसको कैसे अपडेट किया जा सकता है, यह सब स्टेप्स हम लोग अब उठा रहे हैं ताकि साइबर क्राइम को पूरी तरह से हम चेक कर सकें और इससे फॉर्मली हम डील कर सकें। क्या too low, it is difficult to send any message to the थोड़ा समय और लगेगा, चिंता मत करिए सुदीप जी। थैंक यू। क्वेश्चन आवर इज ओवर। एक सूचना, माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जून 2016 को एक ही प्रक्षेपण में रिकॉर्ड 20 उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़े हैं, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉटसेट 2 भी शामिल है।
हम अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अत्यंत गौरवान्वित हैं। यह सभा इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को, उनके उस पूरे दल को बधाई देती है। पेपर्स टू बी लेड ऑन टेबल। श्री रामविलास पासवान जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे उल्लिखित पत्र सभापति पर रखता हूँ। श्री अहलूवालिया जी। Honorable Madam, I lay on the table a copy of each of the following ordinances, Hindi and English versions, under Article 123(2)(a) of the Constitution. The Indian Medical Council Amendment Ordinance 2016. Please, आवाज नहीं। Yes, आपको नहीं, बाकी सब। Yes. The Dentist Amendment Ordinance 2016, promulgated by President on 24th May 2016. The Enemy Property Amendment Validation, Third Ordinance 2016, promulgated by the President on 31st May 2016. Item number 4, Shri Kiran Rijiju ji. Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. 5, Shri Vijay Sapla ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 के समक्ष मेरे नाम के समक्ष दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूँ। 6, Secretary General. Madam, I lay on the table the Indian Trust Amendment Bill 2015 as returned by Rajya Sabha with amendments on the 18th May 2016. 7, Secretary General. Madam, I lay on the table 13 bills passed by the Houses of Parliament during the 8th session of the 16th Lok Sabha and assented to by the President. Yes. Honorable members, I have to inform the House about the resignation of 3 members from the membership of Lok Sabha. Sri Sarvananda Sonowal, elected member from the Lakhimpur Parliamentary Constituency of Assam, tendered his resignation via his letter dated 27th May 2016. I have accepted his resignation with effect from 28th May 2016. Sri Suvendu Adhikari, elected member from the Tamluk Parliamentary Constituency of West Bengal, tendered his resignation via his letter dated 28th May 2016. I have accepted his resignation with effect from 28th May 2016. Mehbooba Mufti ji, elected member from the Anantnag Parliamentary Constituency of Jammu and Kashmir, tendered her resignation via a letter dated 30th June 2016. I have accepted her resignation with effect from 4th July 2016. Report of Business Advisory Committee, Ahluwalia ji. Madam, I rise to present the 32nd report of the Business Advisory Committee. Item number 8, Sri Nishikant Dubey ji. Sanjay Jaiswal ji. कि यह सभा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन एवं और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध संशोधन विधेयक 2016 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए डॉक्टर किरीट सोमैया को श्री पीपी चौधरी, जिन्होंने मंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति किए जाने पर इस संयुक्त समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर नियुक्त करती है। The question is that the motion moved by Sri Sanjay Jaiswal be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Item number 9, Sanjay Jaiswal ji. महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध संशोधन विधेयक 2016 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए श्री प्रफुल्ल पटेल, श्री सतीश चंद्र मिश्रा और श्री केसी त्यागी, जो कि राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर राज्यसभा के 3 सदस्यों को नियुक्त करने पर सहमत हो और इस सभा को राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नामों की सूचना दे।
The question is that motion moved by Sri Sanjay Jaiswal ji be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Now, yes. Introduction है ना? Bill to be introduced. Sri Jagat Prakash Nadda ji. Madam, I beg to move for leave to introduce the Indian Medical Council Amendment Bill 2016. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The minister may now introduce the bill. Madam, I introduce the bill. Okay. Sri Phaggan Singh Kulasi, no, Jagat Prakash Nadda. Statement regarding ordinance. Madam, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Indian Medical Council Amendment Ordinance 2016. Again, item number 12, Jagat Prakash Nadda ji to introduce the bill. Madam, I beg to move for leave to introduce the Dentist Amendment Bill 2016. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The minister may now introduce the bill. Madam, I introduce the bill. Again, item number 13, Nadda ji. Madam, I rise to lay on the table of an explanatory statement, Hindi and English, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Dentist Amendment Ordinance 2016. Prakash Javadekar is not here. Item number 16, Sri Ravi Shankar Prasad ji to introduce the bill. Madam, I beg to move for leave to introduce a bill to alter the names of the High Courts of Bombay, Calcutta and Madras. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The minister may now introduce the bill. Madam, I introduce the bill. Item number 17, Manya Rajnath Singh ji. Madam Speaker, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Citizenship Act 1955. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The minister may now introduce the bill. Madam Speaker, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, मुझे एडवोकेट जॉर्ज केवी थॉमस, बदरुद्दीन ओझा खान, दुष्यंत चौटाला जी, पी करुणाकरन, एमबी राजेश, एनके प्रेमचंद्रन, कौशलेंद्र कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केसी वेणुगोपाल, नीना अंगिरिंग, प्रिय श्रीमती पीके टीचर, श्रीमती टीचर, अधीर रंजन चौधरी, जयप्रकाश नारायण यादव से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मामले महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए आज के कार्य में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। अन्य अवसरों पर इसको उठाया जा सकता है। अतः मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अनुमति प्रदान नहीं की है। मिलेगा आपको। नाउ 0 आवर खड़गे जी। मैडम स्पीकर, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे दे दो अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। खास करके आज जो हम एडजर्नमेंट मोशन के रूप में लाए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। एक तो लोकतंत्र के दृष्टि से, संविधान के रक्षा के दृष्टि से, और सारे देश में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, यानी प्रजातंत्र के आधार पर, उसूलों पर, तत्वों पर जो सरकारें बनती है, उन सरकारों की हिफाजत करना ये सरकार का
आद्य कर्तव्य होता है और सरकार इस तरफ ध्यान से अपना ध्यान देकर अपना कदम उठाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि उनके जो दिल में उन्होंने एक ठान लिया है कि इस देश में कांग्रेस मुक्त भारत करने का स्लोगन वो देते जा रहे हैं। तो अरे सुनो भाई, उड़ो मत जरा बैठिए। तो इसीलिए मैडम ये इनका प्रयास ये रहा, कोशिश ये रही कि जिस जगह भी उनको अवसर मिलता है उस जगह डिस्टेबलाइज करके अपनी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही अरुणाचल में हुआ, ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ और मणिपुर में भी कोशिश किए, वो नहीं हुआ। हिमाचल में भी कोशिश करने की उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगाई, वो नहीं हुआ। हर जगह वो अपने कोशिश कर रहे हैं और पिछले दरवाजे से आके अधिकार ग्रहण करने का कोशिश कर रहे हैं। चोर दरवाजा बोलते हैं क्या? पिछले दरवाजे तो ये आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये चीजें लोकहित में और जनतंत्र में ठीक नहीं है। और आज हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 13 जुलाई को दिया और जो अरुणाचल में इन्होंने कदम उठाया था और इनके गवर्नर ने जो किया था उनके एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा, शायद आइंदा ऐसी हरकतें वो कभी नहीं करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी उनकी ये आदत है। लंबा भाषण सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आप धन्यवाद देता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को रेस्टोर करने का फैसला लिया। शब्द का जो इस्तेमाल हिंदुस्तान के इतिहास में शब्द का जो ये फैसला जो भी शब्द हो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। नहीं निकाल देंगे, आप बैठिए। अरे होम मिनिस्टर उत्तर देने वाले आप क्यों आप प्लीज जरूरी नहीं। आप हिंदुस्तान के इतिहास में थोड़े में बात करते हैं। नहीं ये फैसला सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि किसी राज्य में मौजूदा सरकार को हटाकर पुरानी सरकार को वापस लाने का सुप्रीम कोर्ट का ये पहला आदेश है और हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट संविधान को अपहेल्ड की और हम कभी भी यहाँ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव पावर असर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट वो अपने को आप असर्ट करके नए कानून बना रही है, हम कहते हैं। और बाहर भी ऐसा मैंने सुना कि सरकार के लोग ऐसे शब्द उनके विरोध में अपनाया। लेकिन मैं पूछता हूं, जब ऐसी हरकतें आप करते हैं जो कानून के विरोध में, संविधान के विरोध में और वहां के जनता जनार्दन के इच्छा के विरोध में आप जब काम करते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और इसलिए ये सरकार को फिर से लाना पड़ेगा। तो ये जो उनकी आदत है इसको छोड़ना चाहिए। 9 दिसंबर 2015 के दिए गए गवर्नर के आदेश पर लिए गए विधानसभा के सभी फैसले को भी रद्द कर दिया गया। ठीक है, हो गया। तो दूसरी चीज मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, इतना नहीं लंबा भाषण नहीं, लंबा भाषण मैंने केवल लंबा भाषण के लिए आप फिर अलग किसी उसमें डिमांड करो, किसी के बारे में लंबा नहीं, लंबा नहीं, मैं थोड़ा नहीं आपको
ये डेट बताना इसलिए जरूरी है कि किस ढंग से डेट इसलिए बताना जरूरी है किस ढंग से मैं आपके नोटिस को लाता हूं, क्योंकि ये तो लोकतंत्र के ढांचे के ऊपर आक्रमण है और लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो रही है, उसकी हत्या हो रही है और संविधान की हत्या हो रही है। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक पैराग्राफ आपको सुनाऊंगा, सिर्फ 5 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस है। On 3/11/2015, the Governor of Arunachal Pradesh issued an order under Article 174(1) of the Constitution of India on the aid and advice of the Chief Minister and his Council of Ministers, summoning the State Assembly for its 6th session on 14/1/2016. On 16/11/2015, a notice of resolution was given by 16 MLAs of the INC for removal of the Deputy Speaker, Sri T.N. Tongod, on 19/11/2015. A notice of resolution was given by 11 MLAs belonging to the BJP, along with 2 independent MLAs, for removal of the elected Speaker of the Legislative Assembly, Sri Nawab Rabia. यानी आपके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी आप तोड़ जोड़ कर वहां पर सरकार बनाने के लिए और जो जनता के तरफ से इलेक्ट हुई 2/3 मेजॉरिटी है, उस 2/3 मेजॉरिटी को तोड़कर अगर आप अपना सरकार वहां पर बिठाना चाहते हैं तो आप संविधान का कितना सम्मान कर रहे हैं इससे जाहिर होता है। और हम 125वां साल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बैठिए, अब हो गया। और संविधान का अध्यक्ष महोदय, संविधान के लिए हर जगह भाषण हो रहा है, पूरा नहीं, पूरा साल अम्बेडकर के जीवन के बारे में। Madam Speaker, I move to leave to introduce a bill further to amend National Institute of Technology, Science, Education and Research Act 2007. Also to introduce the bill. I move to leave. For leave to introduce bill further to amend Institute of Technology Act 1961. Also to introduce the bill. Yes. Leave be granted to introduce एक इंट्रोडक्शन करें बिल। 2 in favor में से आए।